डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम चैप्टर शुरू किए थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें न्यूक्लिक एसिड का जो फॉर्मेशन बता रहे थे, न्यूक्लिक एसिड के बारे में सारा कुछ बता रहे थे, उसका लेक्चर 2 वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया था? उसमें हमने आपको बता दिया था कि न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब, ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो कहता है न्यूक्लियोटाइड में हमने 3 चीजें आपको बताई थी। क्या क्या बताई? याद कीजिए, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, और प्लस, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ये हमने बता दिया था। H3PO4 ये हमने बता दिया था, ठीक है। पेंटोज शुगर या तो C5H10O5 या C5H10, ठीक है, O4। याद है ये किसका था? राइबोज का। ये किसका था? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है। और कहता है ये नाइट्रोजनस बेस क्या बताया था? प्यूरिन, और क्या बोला था? पायरीविडिन। प्यूरिन में 2 पार्ट बोला था, एक एडिनिन और एक गुआनिन। उसमें 3 पार्ट बोला था, एक साइटोसिन, एक थायमिन और एक यूरासिल, ठीक है। याद कीजिए, मैंने आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल सबके स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बता दिया है, ठीक है। मतलब ये जितने भी मतलब ये स्ट्रक्चर हैं, पेंटोज शुगर का भी मैंने बताया था, ठीक है। पेंटोज शुगर में राइबोज का भी बताया, डीऑक्सीराइबोज का भी बताया। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर बताया था कि राइबोज में जो सेकेंड कार्बन पे जो OH होता है, उसके बदले डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन सिर्फ क्या होगा? हट जाएगा, और ऑक्सीजन हटने से वो OH ग्रुप नहीं रह पाएगा, ठीक है, वो ग्रुप हो जाएगा H। और मैंने बोला था कि OH जो है, OH ग्रुप इज मोर, मतलब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ठीक है, राइबोज ग्रुप इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल, और डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, लेस रिएक्टिव, मोर स्टेबल। क्लियर? ये मैंने आपको पहले बताया था। आज क्या करना है? इन सबको जोड़ना है, इन सबको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, बॉन्डिंग का टाइप्स देखना है, इस पे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ये सारे कुछ आज करना है, ठीक है। तो हम लोग 2-3 बार हो सकता है कि इसको मिटाएं और आपको बताते रहें कि हाँ ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में, यानी कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह का होता है, आप जानते हैं, डीएनए और आरएनए। तो चाहे डीएनए हो, चाहे आरएनए हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड हो, या डीएनए का टुकड़ा जीन हो, ऑल आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। उस दिन भी बताए थे, आज भी दोहरा रहा है इतना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ से इसको मिटाता हूँ, ऊपर ही चलता हूँ। देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है ये मान लो ये पेंटोज शुगर, पहले क्या होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं। स्ट्रक्चर मैंने सबका आपको बता दिया है, तो अब आपको सिर्फ मैं समझाने के लिए बताने जा रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा कमांड में आ चुका है, आप आराम से जोड़ देंगे। तो मैं बताने जा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, सपोज ठीक है, ये आपका पेंटोज शुगर है, ठीक। ये आपका पेंटोज शुगर है, ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5 कार्बन। ये आपका आ गया C5H10O5 आ गया, ठीक है। अब देखिए
C5H10O5। अगर हम इसको यहाँ पे ऑप्शन हटा देते हैं तो बताइए कितना हो 4, तो ये हमारा क्या हो गया डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम O5 करते हैं, ये अगर तब ये क्या होगा यहाँ पे, मतलब ये O5 यानी कि यहाँ पे OH, तब हमारा क्या होगा राइबोस, ठीक है, क्लियर है। और इसमें क्या जोड़ते हैं, पहले क्या जोड़ेंगे नाइट्रोजनस बेस, ध्यान दीजिए नाइट्रोजनस बेस। तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, दो तरह का होगा, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। आपको मैंने ये भी बताया था कि प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं। प्यूरिन में कितने रिंग होते हैं 2, ठीक है, प्यूरिन में 2 रिंग होते हैं। एक होता है ये प्यूरिन में 2 टाइप होते हैं, एक होता है एडिनिन, एक होता है गुआनिन, और एक होता है पायरिमिडीन जिसमें होता है साइटोसिन, ठीक है, थायमिन और यूरासिल। यानी नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, और नाइट्रोजनस बेस 2 तरह के होते हैं, उसमें प्यूरिन में 2 रिंग और पायरिमिडीन में 1 रिंग। प्यूरिन इज हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, 2 डिफरेंट, बाइसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, दोनों डिफरेंट रिंग होते हैं, ठीक है, एक हेक्सागोनल रिंग, एक पेंटागोनल रिंग। तो वो कितने मेंबर्ड होता है 9 मेंबर्ड, ठीक है, 9 मेंबर। अब आप देखिए, चाहे प्यूरिन जुड़े चाहे पायरिमिडीन जुड़ेगा तो मतलब इसका यानी पेंटोज शुगर हो, राइबोज हो, डीऑक्सीराइबोज हो, इन दोनों में तो फर्स्ट कार्बन ही जुड़ेगा, चाहे उधर से प्यूरिन आए चाहे पायरिमिडीन आए। लेकिन अगर प्यूरिन आएगा तो 9 मेंबर ये 9 पोजीशन से जुड़ेगा, और अगर पायरिमिडीन आएगा तो फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। अगर प्यूरिन आया, प्यूरिन में कौन आएगा, या तो एडिनिन आएगा या गुआनिन आएगा, ठीक है, एडिनिन आएगा या गुआनिन आएगा, तो एडिनिन आए या गुआनिन आए किससे जुड़ेगा, ठीक है, एडिनिन आए या गुआनिन आए 9th पोजीशन से जुड़ेगा, यानी कि इसका, ठीक है, पेंटोज शुगर का 1 कार्बन और उसका 9th कार्बन, ठीक है। बट अगर ध्यान दीजिएगा, बट अगर कहता है कि पायरिमिडीन जुड़ेगा तो इसका भी 1 कार्बन, उसका भी 1। अब वहां 1 पे जो भी हो आपने देखा हुआ है, तो कहता है वो आपस में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये और वो, यानी कि अगर मतलब मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट लिखता हूँ, स्ट्रक्चर लिखूंगा फॉर्मूला भी यहाँ पर, स्ट्रक्चर आपने सीखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि अगर पायरिमिडीन जुड़ेगा, पायरिमिडीन जुड़ेगा, पायरिमिडीन जुड़ेगा, यानी कि ये मैं लिख देता हूँ पायरिमिडीन, साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल अगर जुड़ेगा तो ये किस पोजीशन से जुड़ेगा, ये फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा, और ये भी क्या है फर्स्ट पोजीशन से जुड़ेगा, ठीक है, क्लियर। बट अगर इसके बदले क्या हो, ठीक है, एडिनिन हो या गुआनिन हो, तो ये किस पोजीशन से जुड़ेगा, कहता है ये 9th पोजीशन से जुड़ेगा, क्योंकि ये कितना होता है 9 मेंबर, 9 मेंबर, ठीक है। और ये क्या होता है, ठीक है, 6 मेंबर, ठीक है। तो कहता है ये 9 पोजीशन से जुड़ेगा, यानी कि ऐसा आप बोल सकते हैं पेंटोज शुगर प्लस प्यूरिन, ठीक है, 1 कार्बन और 9 कार्बन, और पेंटोज शुगर प्लस पायरिमिडीन, ठीक है, क्या बोलिएगा, ठीक है, 1 कार्बन और इधर भी 1 कार्बन। अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो कहता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी जुड़े, ठीक है, प्यूरिन जुड़े चाहे पायरिमिडीन जुड़े, प्यूरिन जुड़ेगा तो एडिनिन या गुआनिन होगा, और पायरिमिडीन जुड़ेगा तो साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल होगा। अगर आरएनए होगा तो यूरासिल, अगर डीएनए होगा तो थायमिन, ये तो आप जानते ही, ठीक है। तो कहता है कि कोई भी जुड़े, हमें उससे मतलब नहीं है। अब आप देखिए, कहता है कि पेंटोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, यानी मैं आपको बता रहा हूं पेंटोज शुगर, ठीक है, चाहे इसमें कौन हो, चाहे राइबोज हो चाहे डीऑक्सीराइबोज हो, ठीक है, चाहे डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, जो भी हो, ये अगर जुड़ता है किससे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, चाहे प्यूरिन हो, ठीक है, चाहे प्यूरिन हो चाहे क्या हो पायरिमिडीन, ठीक है, बनेगा क्या
ये दोनों जुड़ के क्या बनेगा, कहता है दोनों जुड़ के बनेगा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। यानी कि पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस दोनों मिलके क्या बनेगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, SIDE, ध्यान दीजिएगा। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक। इसके बीच जो बॉन्ड होगा उसको, उसका क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको मतलब बेकार का टेंशन होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आप अच्छे से साफ सुथरा सीख चुके हैं, पेंटोज शुगर का भी सीख चुके हैं, सब कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। तो बस ये जानिए कि जब दो कंपाउंड अगर आपस में मिलते हैं, दोनों में OH ग्रुप है, तो एक का OH दूसरे का OH दोनों मिलकर क्या बन के निकलेगा, H2O। और वहां पे क्या आएगा, O आएगा। H2O बन के निकलेगा, बीच में क्या जाएगा, O, सिंगल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपने एक जगह और पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट। जब दो मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तब भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आपको कोई पूछेगा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आप सिर्फ और सिर्फ बोलिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ, ये अलग क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनस बेस आपस में किस बॉन्ड से बने होते हैं, तो आप कहिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, उस पर अभी चर्चा होगी, क्योंकि बॉन्ड ये नाइट्रोजनस बेस के लिए स्पेशल रूल दिया है चार्गव साहब, और वो चार्गव के रूल पे हम लोग थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है। तो आपको और मजा आएगा, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, और ऐसा न्यूमेरिकल है जो हर साल नीट में पूछा जाता है, और बहुत ही हल्का न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए, ठीक है। आप खुद सॉल्व कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए, ये क्लियर है। यानी पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे, और क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मान लीजिए, ठीक है, मतलब दो ही तरह का कंडीशन हो सकता है, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस एडेनिन, ये जुड़ेगा, ठीक है। फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर, मतलब मैं डॉट डॉट कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूं, रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं, ये मिटा दूं, ये देखिए यहां पे क्या होगा, मैं यहां पे लिखता हूं डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, प्लस एडेनिन, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस गुआनिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस, ठीक है, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस, ठीक है, थाइमीन। क्लियर। और क्या हो सकता है, ठीक है, राइबोज, ये किसके लिए, डीएनए के लिए, आरएनए के लिए क्या, राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, ठीक है, राइबोज शुगर प्लस गुआनिन, राइबोज शुगर प्लस, ठीक है, साइटोसिन। अब बोलिए राइबोज शुगर प्लस यूरासिल, ठीक है। आपको बताई है कि वहां पे थाइमीन, यहाँ पे क्या, यूरासिल। देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा डीऑक्सी, ठीक है, एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ये क्या बनेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, ये क्या बनेगा, डीऑक्सी साइटिडीन, और ये क्या बनेगा, डीऑक्सी, ठीक है, थाइमिडीन। ये क्या बनेगा, ये सिंपल बनेगा बस, ठीक है, डीऑक्सी हटा दीजिए,
एडिनोसिन, एडिनोसिन, ये क्या गुआनोसिन, ये क्या साइटिडीन, ये यूरिडीन। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन और यूरिडीन। क्लियर? तो ये आपका आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थायमिडीन ना होती, यहाँ पे क्या है यूरिडीन। तो ये सारे ये जो है ये हमारे क्या हो, ये हमारे हो गए न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे सब क्या हो गए? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस या तो प्यूरिन या पायरुवेट, और ये हमारे क्या हो गए? पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर भी या तो डीऑक्सीराइबोस या राइबोस। बोलिए क्लियर है पॉइंट? इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बताइए, अब इसमें क्या जुड़ना बाकी है? अब जो मतलब आपने जो पेंटोस शुगर लिया था, चाहे राइबोस लीजिए या डीऑक्सीराइबोस, उसके फर्स्ट कार्बन पे आपने क्या जोड़ दिया था? फर्स्ट कार्बन पे आपने जोड़ दिया था प्यूरिन को या पायरुवेट को। अब उसका लास्ट कार्बन कौन है? फिफ्थ कार्बन। तो फिफ्थ कार्बन से आप जोड़ेंगे किसको मालूम है? फिफ्थ कार्बन से आप जोड़ेंगे उसको, उसके फिफ्थ कार्बन को जोड़ेंगे आप, ठीक है, किससे? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड यानी पांचवा कार्बन से जुड़ेगा, याद रखिएगा, पेंटा कार्बन से। यानी कि जो पहला जो बनने जा रहा है न्यूक्लियोटाइड, उसके पांचवें कार्बन से जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया कि हमने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दिया, ठीक है, मतलब क्या जोड़ दिया? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, एक फॉस्फोरस जुड़ेगा, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है, ये क्या है? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। ठीक है, 5 मोनोफॉस्फेट, 5 मोनोफॉस्फेट। तो बोलिए, आपको सब लिखना है, मैं सब नहीं लिख रहा हूं। डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, या ऐसे भी बोल सकते हैं 5 मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, 5 मोनोफॉस्फेट डीऑक्सी गुआनोसिन। ठीक है, जैसे लिखिए, इसको आगे लिखिए पीछे लिखिए, चलेगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी, ठीक है, ये डीऑक्सी तब होगा नहीं, एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, या सीधे मोनोफॉस्फेट भी चलेगा। बोलिए, अब आप कर लेंगे तो वो आप पूरा कर लीजिएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोस शुगर के साथ मिला था तो न्यूक्लियोसाइड बना था। उस न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ एक ही बॉन्ड दिख रहा था। क्या दिख रहा था? जो बना था वो था कौन? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हम अभी नाइट्रोजन बेस के अंदर वाली बेस की चर्चा, ये बॉन्ड की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ, नाइट्रोजनस बेस के बीच में आपस में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, डीएनए में। और अगर आरएनए में हो, ठीक है, तो एडेनिन के जगह पे, एडेनिन के साथ क्या पेयरिंग करेगा? यूरासिल, क्योंकि थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा। तो एडेनिन यूरानिन के ये यूरासिल के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्लियर है पॉइंट? तो ये आप दिमाग में रखिएगा। वहां पे कौन सा बॉन्ड? तो चलिए, एक मैं ऐसा करता हूं, स्ट्रक्चर के साथ एक आपको दिखाता हूं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? मिटा दूं आपको? अब देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये हमारा क्या है? एडेनिन। एडेनिन। तो
अगर मान लीजिए पोजीशन अगर हम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 और 9 आपस में यहाँ पे जुड़े, ठीक है। तो बताइए 1 यहाँ पे H तो है ही, तो कहता है कि OH और यहाँ का H, ये दोनों क्या बन के निकलेगा, H2O निकल जाएगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है 1 और 9 के बीच में ये रिएक्शन, ठीक है, इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 9th कार्बन, और 9th कार्बन के पास जो भी होगा वहां पे, ठीक है, 2H होगा, दोनों 2H उधर से, इधर से OH बन के निकलेगा, H2O बन के निकल जाएगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखेंगे, ठीक है, चले आगे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपस में, ठीक है, किसके बीच होगा, अब यहाँ पे मान लीजिए, ठीक है, ये प्लस कर दीजिए, तो प्लस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो बताइए ये क्या है, थायमीन। तो बताइए इसके बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब बताइए 1 2 3 4 5, ये कौन सा है, 5। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, ये देखिए OH OH OH। अब बताइए ये OH और ये OH दोनों बन के निकल गया, क्या बोलेंगे, H2। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, सॉरी, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो बताइए एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया, ईस्टर बॉन्ड, पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन और फास्फोरिक एसिड के बीच, यानी फास्फोरिक एसिड का एक फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप है इसमें, एक फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप, एक फॉस्फेट ग्रुप इसके 5वें कार्बन से कंबाइन करेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा कौन, ईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ आपस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड आपने सुना, यहाँ पे आपने क्या सुना, यहाँ पे आपने सुना, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे क्या सुना आपने, यहाँ पे सुना आपने हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा कोई बॉन्ड आपने सुना, नहीं सुना, नहीं सुना। तो कहता है, अगर पूछता है कि डीएनए में कौन कौन बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हम लोग 4 बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ से आएगा, अब देखिए ये समझ गए। तो मैं दोबारा स्ट्रक्चर अभी नहीं बना रहा हूँ, मैं समझाने के लिए आपको एक सिंपल आउटलाइन बना रहा हूँ, देखिए कैसे। देखिए ठीक है। अब देखिए
ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फिर कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आइए, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसी तरह तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, इसी तरह चौथा न्यूक्लियोटाइड होगा, इसी तरह पांचवा न्यूक्लियोटाइड होगा, ये सारा न्यूक्लियोटाइड होगा। ठीक है, क्लियर है। तो कहते हैं ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, बताइए। ये कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड। अब बताइए, ये इसका कौन सा कार्बन था, फर्स्ट कार्बन, ये कौन था, सेकेंड, ये कौन था, थर्ड, ये कौन था, फोर्थ, और ये कौन था, 5। इस तरह ये इसका पेंटोस शुगर का 1, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा कार्बन, ध्यान दीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या था, पूरा इसका तो पूरा लिख ही दीजिए, HOH, HOH, OHH, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या था, CH2OH, ये OH ग्रुप और इसके बीच हुआ था, फिर यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ भी, ठीक है, H, ठीक है, OH, H, OH, OH, H, ठीक है, CH2OH, ठीक है। अब बताइए, ये देखिए यहाँ का OH देख रहे हैं, OH ग्रुप, और इसका सेकेंड कार्बन, ये देखिए, ये इसका सेकेंड, ये OH और ये OH, ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा और क्या निकलेगा, H2। इसको बोलते हैं, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड, और यहाँ पे ऑब्लिकली उसके बीचों बीच फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर। यानी कि बताइए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के अंदर नहीं होता, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। बताइए, दो न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ा तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो चौथा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मींस अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 100 न्यूक्लियोटाइड हो, 100 न्यूक्लियोटाइड हो, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तो बताइए इसमें पूछेगा कितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप कहिएगा 100 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कितना ईस्टर बॉन्ड, 100 ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड 100, ठीक है, और पूछेगा कितना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 99 फॉस्फोडाइस्टर, ठीक है। यानी कि अगर आपको पूछे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या तो 99, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 4 न्यूक्लियोटाइड के बीच 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 5 न्यूक्लियोटाइड के बीच 4 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 6 न्यूक्लियोटाइड के बीच, ठीक है, 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की संख्या न्यूक्लियोटाइड की संख्या से हमेशा 1 कम होगी, बट जितना न्यूक्लियोटाइड होगा उतना क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उतना क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड। और हाइड्रोजन के बारे में तो अभी पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में तो अभी पढ़ना है, उसमें रूल पढ़ना है, कौन, चार्गफ से, उसमें भी आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, एक डीएनए मॉलिक्यूल में अगर 100 न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए, तो 100 न्यूक्लियोटाइड अगर होगा तो उसमें ये 100 बेस पेयर होगा, एक बेस पेयर, इसको बोलते हैं एक बेस पेयर, ये दूसरा बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, हर न्यूक्लियोटाइड का एक बेस पेयर होगा। तो अगर 100 न्यूक्लियोटाइड है तो कितने बेस पेयर होंगे, 100 बेस पेयर होंगे कि नहीं होंगे, 100 बेस पेयर होंगे। 100 बेस पेयर में, ठीक है, जनरली 50% होता है, 50% होता है CG और 50% क्या होता है, AT। अगर डीएनए है तो AT CG, 50-50% मान के चलते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए, बट प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में, ठीक है, CG और AT का रेशियो क्या है, अलग अलग है, ठीक है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को भी देखेंगे। ऐसे मान लो इसमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे मान लिया कि आपको दिया है कि 100 न्यूक्लियोटाइड है, उसमें आपको बोल दिया 40 न्यूक्लियोटाइड में CG पेयर है, तो AT पेयर आपको बताने की जरूरत नहीं है। 100 में आप 40 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 60। वो 60 क्या हो जाएगा, वो AT पेयर हो जाएगा, ठीक है, 60 क्या हो जाएगा, AT पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने आप अगर मान ली 80 दिया हुआ है 40, तो CG निकाल लीजिएगा 60, ठीक है। 30 दिया हुआ है 80, तो CG 70, ठीक है। 30 दिया हुआ है 40, ये 35 दिया हुआ है आपको CG,
तो इसका मतलब 80 हो जाएगा उतना, यानी 100 में उतना घटा लिया, अगर 100 न्यूक्लियोटाइड दिया है तो। और मैं बता दूं, ठीक है, आगे आपको बताऊंगा ही, ठीक है। जैसे ये एक डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, तो ये कंप्लीट टर्न है, ये कंप्लीट टर्न है। एक टर्न में, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक कंप्लीट टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड, यानी अगर 100 न्यूक्लियोटाइड बोल रहा है, इसका मतलब उस डीएनए में कितने टर्न है? 10 टर्न है। ये न्यूमेरिकल पॉइंट बनाने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए सब कुछ जरूरी है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो में आपने कंप्लीट रूप से ये सीखा, ठीक है, इस वीडियो में कि हाउ वी कैन फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसका कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? 5वां कार्बन, ठीक है। यानी कि जो हेड पे है न्यूक्लियोटाइड, उसका 5वां कार्बन इन्वॉल्व है फॉस्फोरिक एसिड के एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इसलिए आप डीएनए में अगर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, तो देखिएगा ऊपर में यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 5 प्राइम, और नीचे में इसी में क्या लिखा रहता है? 3 प्राइम। तो अब सोचिएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन तो अपने वाले फॉस्फोरस साथ अटैच है, लेकिन इसका तीसरा कार्बन नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के दूसरे फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच है, यानी कि इसका तीसरा कार्बन भी इन्वॉल्व है, इसका भी तीसरा कार्बन उसके नीचे वाले के साथ इन्वॉल्व होगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा, गौर कीजिएगा मेरे इस चीज पे, जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, क्या उसका तीसरा कार्बन किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ अटैच होगा? नहीं। उसका कौन सा कार्बन फ्री होगा? उसका तीसरा कार्बन फ्री होगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं उसको? टेल, ठीक है, उसको टेल बोलते हैं। और इसलिए यहाँ पे क्या लिखा रहता है? 3। और ये एक स्ट्रैंड की बात है, दूसरा स्ट्रैंड चूंकि इसके एंटी पैरेलल होता है, इसलिए वो होना ही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो आज समझ गए ये 5 प्राइम और 3 प्राइम की कहानी क्या है। 5 प्राइम का मतलब 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, और 3 प्राइम का मतलब 3 कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, यानी कि 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर इज ऑलवेज ज्वाइंट विद, ठीक है, एसिडिक ग्रुप ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, उसका तीसरा कार्बन क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है। लेकिन अंदर में जितने होंगे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण तीसरा कार्बन भी उनका जुड़ा होगा, लेकिन लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड का, लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो ऊपर तो जुड़ा होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, नीचे तो किसी से नहीं जुड़ा होगा, वो एंड है, इसलिए उसका तीसरा कार्बन क्या होगा? फ्री होगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? 5 and 2, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक को क्या बोलते हैं? 3 प्राइम टू 5। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो अब अगले वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक चार्गफ का रूल बता देता हूँ, ठीक है, चार्गफ का रूल बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए चार्गफ का रूल क्या है। चार्गफ ये क्या है? कहता है, ये बोलता है कि किसी भी डीएनए में, इन एनी डीएनए, ठीक है, या इन एनी आरएनए, ठीक है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन is equal to amount of pyrimidine. Amount of purine is equal to amount of pyrimidine. Amount of purine is equal to amount of pyrimidine. Okay? Means A plus G equal to C plus T. यानी ठीक है, या क्या बोलिएगा? A plus G बाय C प्लस T U इक्वल टू 1। क्लियर है? पहला तो इन्होंने ये बोला, चार्गफ साहब ने, पहला तो ये बोला। दूसरा इन्होंने क्या बोला? दूसरा इन्होंने बोला, ठीक है, कि A ऑलवेज एडेनिन ऑलवेज पेयर्ड विद थाइमिन, यानी A
थायमीन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और साइटोसिन ऑलवेज paired with guanine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि क्लियर है पॉइंट, ठीक है, क्लियर। तो ये दो इनका मेन पॉइंट था। हालांकि ये सब जगह यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये बहुत जगह कम ज्यादा होता है। वायरस में ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। सम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में भी एप्लीकेबल नहीं है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो A + G / C + T = 1, यानी अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पायरुवेट। इस पे एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल आता है। अब देखिए वो न्यूमेरिकल कितना आसान है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये समझ में आ गई बात, चार्ल्स रूल, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखिए, और ये मैं बता दूं आपको, बेस, नाइट्रोजनस बेस हमेशा फ्रंट पे होता है, ठीक है, और शुगर और फॉस्फेट बैकबोन के रूप में रहता है, यानी कि डीएनए के बैकबोन के रूप में रहता है शुगर और फॉस्फोरस। और ये हमेशा रहता है किसके रूप में? ये हमेशा रहता है फ्रंट में, यानी कि दिखाई पड़ने वाला, यानी कि इसलिए डीएनए का कहीं स्ट्रक्चर देखेगा सामने आपको नाइट्रोजन बेस दिखाई पड़ेगा। आप अपने स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में भी देख सकते हैं, कोचिंग में भी देख सकते हैं। और पीछे बैकबोन में क्या होगा, ठीक है, बैकबोन में होगा, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इन ए डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज 19%, then percentage of other nitrogenous base is, बताइए, एडेनिन का परसेंटेज आपको दिया हुआ है 19%, और बाकी 3 का पूछ रहा है, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन। क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा? तो एडेनिन का अगर 19% है तो बताइए एडेनिन किसके साथ पेयरिंग कर रहा है? थायमीन के साथ। एकदम दिमाग में बैठा रहना है कि एडेनिन थायमीन के साथ पेयरिंग कर रहा है, इसका मतलब थायमीन भी 19% ही होगा। इसका मतलब अगर एडेनिन क्वेश्चन में दिया हुआ एडेनिन, यानी एडेनिन 19% दिया हुआ है, तो बताइए थायमीन भी कितना होगा? 19%। क्लियर है? और दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 38%। अब इसको 100 में घटा लीजिए, ठीक है, 100 में 38% आपने घटा लिया, कितना बचा? ठीक है, आपको बच गया 62%, ठीक है। ये 62% में कौन है? ये है साइटोसिन और गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और गुआनिन आएगा। ये भी 31% और ये भी 31%, हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है तो कर लीजिए। देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, A + G, तो बताइए A कितना है? 19, और G कितना है? 31, तो 19 + 31 बाय C + T। देखिए यहाँ पे C कितना है? C 31, और T कितना है? T आपका है 19, लीजिए, ठीक है, 31 + 19 ये 50 / 50। क्लियर? ठीक है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका कर लीजिएगा फाइनल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं, होमवर्क। इफ इन ए डीएनए द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, इफ इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ गुआनिन, ठीक है, percentage of guanine is 27%, then percentage of cytosine, thymine and adenine each, ये आपको निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वीडियो कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट डे